ओके सो कल के लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसकी, मार्केट फेलियर की। सो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 मार्केट फेलियर कल हमने स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी बातें कल हमने करी थी कि मार्केट फेलियर का मतलब क्या है। क्या मतलब था कि प्रोडक्ट गुड्स सर्विसेज राइट क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे हैं, राइट प्राइस पर नहीं बन पा रहे हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजन। फिर हमने देखा था कि भाई 4 रीजन है बेसिकली मार्केट फेलियर के जो यहाँ पर दिए हुए थे, जिसमें से पहला रीजन था मार्केट पावर, जो कल हमने डिस्कस भी कर लिया था कि किस तरह से मार्केट पावर मोनोपोली के कारण मार्केट फेल होता है और गवर्नमेंट उसमें इंटरवेंशन करके उसको सुधारने की कोशिश करती है। कल देखा था ना कैसे सुधारती गवर्नमेंट मार्केट पावर को, बोलो। 2 तरीके थे आई थिंक उसके सुधारने के भी। क्या क्या थे वो दोनों, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हाँ क्या थे वो 2 तरीके, हाँ और रूल्स इजी कर देती है, लिबरलाइजेशन कर देती है थोड़ा सा, और कंपटीशन एक्ट जैसे उसने इंट्रोड्यूस किया। सो बहुत सारे तरीकों से उसने इंटरवेन करके मार्केट पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। दूसरा हमने देखा था रीजन, वो क्या था, क्या था, एक्सटर्नलिटीज, जहां पे हमने देखा था कि 2 तरह की एक्सटर्नलिटीज होती है, एक होते हैं प्रोडक्शन और एक होती है कंजम्पशन। बोथ कैन बी आइदर पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। उसके बाद हमने कल एक और देखा था, वो क्या था, पब्लिक गुड्स, कि किस तरह से पब्लिक गुड्स क्योंकि बेटा नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और क्या होते हैं, नॉन राइवल होते हैं, और क्या होते हैं, हाँ और बोलो, वेरी गुड। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पब्लिक गुड्स के साथ, फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि भाई उसके लिए कोई पैसा देना ही नहीं चाहता है, इंसेंटिव्स देना ही नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। ओके तो इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें भी क्या करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है। और चौथा कल हमने रीजन देखा था, वो क्या था, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने कल बहुत सारी बातें देखी कि किस तरह से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने के कारण या तो मॉरल हजार्ड वाली प्रॉब्लम आती है, या फिर एक और देखा था, वो क्या था, एडवर्स सिलेक्शन। इन दोनों के कारण बहुत सारा मार्केट फेल हो सकता है। तो कल ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। आज अपन जो चीज करेंगे आगे की वो है, देखो यहां पर कल अपन ने एक और टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द एक्सटर्नलिटीज। जैसे मार्केट पावर को भी इंटरवेन करके गवर्नमेंट सुधार रही है, वैसे कल जो हमने एक्सटर्नलिटीज का पॉइंट पढ़ा था उसमें भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है। देखो भाई हमने कल क्या, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्सटर्नलिटीज को सुधारती है। 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट कंट्रोल और दूसरा है मार्केट बेस्ड अप्रोच। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है डायरेक्टली वो किसी चीज को बैन कर दे रही है या फिर किसी चीज पर कोई एक्ट लगा दे रही है या बोल रही है कि यार तुम ये चीज इतनी ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ये क्या था, उसका डायरेक्ट कंट्रोल अप्रोच था। दूसरे में हमने बात करेंगे आज मार्केट बेस्ड पॉलिसीज की। क्या ये भी कर ली थी कल हमने, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज कर ली थी, जिसमें वो डायरेक्टली तो मना नहीं कर रही लेकिन वो टैक्सेशन लगाकर और अपना एक्सपेंडिचर कम करके इस तरह के टूल्स को यूज करके वो क्या कर रही थी बेटा, प्रोडक्शन को कम कर रही थी, जो गुड्स को वो प्रोड्यूस करवाना नहीं चाह रही। ओके देखो मार्केट बेस्ड अप्रोच में कल हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था पोल्यूशन टैक्सेस, याद है, पोल्यूशन टैक्सेस कल हमने डिस्कस किया था। पोल्यूशन टैक्सेस के बारे में हमने क्या देखा था बेटा, कि भाई pollution taxes are difficult to determine and administer because it involve the use of complex and costly administrative cost। देखो pollution taxes लगाना बहुत आसान है, लेकिन किस पर कितना पोल्यूशन टैक्स लगना चाहिए ये डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो टैक्स लगाकर गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है और एक्सटर्नलिटीज को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात कर रहे हैं अपन। ओके दूसरा पॉइंट आज जो आपको देखना है ना, वो क्या है, ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स। देखो सीधी सी बात है, एक शब्द ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या होता है, देखो समझाने की कोशिश करती हूँ। कैप एंड ट्रेड सिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपकी फैक्ट्री से सिर्फ 50 यूनिट का पोल्यूशन एमिट हो सकता है, ठीक है, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लगाया, उसने क्या बोला है कि भाई 50 यूनिट का पोल्यूशन एमिट आप कर सकते हो, आपको 50 यूनिट तक का पोल्यूशन एमिट करने का लाइसेंस उसने दे दिया, ठीक है, कि भाई 6 महीने में 50 यूनिट का जो पोल्यूशन है वो एमिट कर सकते हो। और ये जो लाइसेंस है ना, ये क्या है, ट्रेडेबल है। क्या है, ट्रेडेबल है। तो भाई उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर वो कंपनी, वो फैक्ट्री सिर्फ इतना ही पोल्यूशन एमिट करेगी,
उस पर एक कैप लग गई, एक लिमिट लग गई कि भाई आप इतना ही पोल्यूशन क्या कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री से एमिट कर सकते हो। और 6 महीने बाद इनफैक्ट आप इस लाइसेंस को क्या कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। समझो कि 6 महीने में आपकी फैक्ट्री में पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो गया, तो आपको इसको अपने पास रखने की जगह आप किसी और को भी इस राइट को सेल कर सकते हो जिसको इसकी ज्यादा जरूरत होगी। इस तरह से भी गवर्नमेंट इंटरवेन करके कैप एंड ट्रेड सिस्टम चलाकर, कैप एंड ट्रेड हो गया ना, आपने लिमिट कर दिया और आपने उसको ट्रेडेबल बना दिया। ट्रेडेबल एक ऐसा लाइसेंस जो कि क्या है, ट्रेडेबल है, आप उसको आगे बेच सकते हो जब आपको उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, टाइम आपका खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? दैट इज द कैप एंड ट्रेड सिस्टम। You might have heard about the carbon credits. The use of tradable permits to limit emission is often called the cap and trade. ये कार्बन क्रेडिट होते हैं। देखो जब भी पोल्यूशन एमिट होता है दैट इज द, उसको बोला जाता है, समझो 50 यूनिट का आपको बोला गया कि राइट दिया गया कि आप इतना पोल्यूशन एमिट कर सकते हो, वो आपको कार्बन क्रेडिट्स कहलाते हैं बेसिकली। वो बात समझ में आ गई? देखो, अ ट्रेडेबल परमिट इज अ लाइसेंस दैट अलाउज अ कंपनी टू रिलीज अ यूनिट ऑफ पोल्यूशन इनटू एनवायरनमेंट ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। यही लिखा हुआ है जो अभी अपन ने बात करी है एग्जैक्टली। उसके बाद by issuing a fixed number of permit, the government determine the total level of pollution that can be legally emitted during each period. उसने आसानी से इस चीज को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि यार इस एरिया के अंदर 10 फैक्ट्री है, 10 को हमने 50-50 यूनिट का क्या दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है बेसिकली। तो इस पीरियड के अंदर सिर्फ 500 यूनिट ऑफ पोल्यूशन ही यहाँ से निकलेगा और आ ही नहीं सकता क्योंकि उनको राइट ही नहीं है उससे ज्यादा एमिट करवाने का। उसके बाद each firm has permit specifying the number of unit of emission that the firm is allowed to generate. A firm that generate emission above what is allowed by the permit is penalized with a substantial fine. अगर आपने 50 से 51 यूनिट का भी पोल्यूशन एमिट कर दिया तो फिर आपको भारी फाइन्स को पे करना पड़ता है। The high polluters have to buy more permit which increase their cost. Market makes them less competitive and less प्रॉफिटेबल। देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, ये सब की प्रोडक्शन क्या हो, कम हो। अब ये प्रोडक्शन कम तो कर नहीं रहे थे तो उन्होंने क्या लगा दिया, उस पर कैप एंड ट्रेड सिस्टम लगा दिया। अब जिसका भी फैक्ट्री से ज्यादा पोल्यूशन निकलेगा उसको क्या ये ज्यादा खरीदने पड़ेंगे गवर्नमेंट से? यार अगर ज्यादा पोल्यूशन एमिट करवाना है तो ज्यादा क्या खरीदने पड़ेंगे उनको, ये जो लाइसेंस है वो खरीदना पड़ेगा। तो पैसा नहीं लगता कि लाइसेंस खरीदने में बहुत भारी पैसा लगता है। तो जितना ज्यादा लाइसेंस खरीदेंगे उतना ही उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती जाएगी भाई। वो अगर ये लाइसेंस खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट ऐड कहाँ करेंगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करेंगे और कहाँ से खर्चा निकालेंगे अपना। तो उसकी प्राइस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या होगी, प्राइस सेंसिटिविटी इसी को तो कहते हैं। डिमांड क्या होगी उसकी, कम होगी। कम होगी तो प्रोडक्शन अपने आप आगे क्या करेंगे, वो कम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली एक तरह से उन्होंने उसका प्रोडक्शन क्या करवा दिया, कम करवा दिया। The low polluter receive extra revenue from selling their surplus permits. Therefore, firms will have an incentive not to pollute. The cap and trade method is administratively cheap and simple to implement, ensure that pollution is minimized in the most cost effective way. Government intervention for promoting the positive externalities. देखो दो तरह की एक्सटर्नलिटीज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। को तो गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, कम, और पॉजिटिव को क्या करवाना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि सामने वाले को फायदा हो रहा है तो ऐसे कामों को तो डेफिनेटली क्या करवाना चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए। अब गवर्नमेंट पॉजिटिव चीजों को कैसे बढ़ाती है उसके यहाँ पर दो तरीके दे रखे। करेक्टिव सब्सिडीज टू प्रोड्यूस एम्ड एट इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ गुड एंड करेक्टिव सब्सिडी टू कंज्यूमर्स एम्ड एट इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर गुड। वो कुछ ना कुछ सब्सिडी ग्रांट इशू करेगी ताकि प्रोड्यूसर्स वो पॉजिटिव चीजें बनानी बढ़ाएं और कंज्यूमर्स वो चीजें कंज्यूम करने की डिमांड बढ़ाएं। दोनों ही चीजों को बढ़ाने के लिए वो सब्सिडीज क्या करती है, इशू करती है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को कंट्रोल, मतलब पॉजिटिव को तो बढ़ाना और नेगेटिव को कम करने के यहाँ पर आपको वेज दे रखे हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके अब ये बहुत इजी से दे रखा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का मतलब है जिससे कि सोसाइटी को बेनिफिट होता है, सोसाइटी का भला होता है, उनका वेलफेयर होता है, ठीक है। ऐसे गुड्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करती है। Merit goods are the goods that have substantial positive externality and hence they are socially desirable. लोगों में जिसकी डिमांड है, लोग जिसको अच्छा मानते हैं, जिससे उनका फायदा होता है, जिससे उनका बेनिफिट होता है। Merit goods can be provided through market but are likely to be underproduced and underconsumed. सिंपल सी बात है, अच्छी चीजें हमेशा कम होती है, इसीलिए मेरिट गुड्स भी देखा गया है कि मोस्टली थोड़ा सा अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम करे जाते हैं। द पॉसिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू अंडर प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स आर subsidies, direct government provision and a combination of government provision and market
प्रोविजन, गवर्नमेंट डायरेक्टली भी उस मार्केट में कूद सकती है ताकि वो मेरिट गुड्स बनाए, और इनडायरेक्टली मार्केट प्रोविजंस, मार्केट के द्वारा भी उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। कैसे? सब्सिडीज देकर, कुछ इजी रूल्स बनाकर, कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाकर जिससे कि लोग उनका प्रोडक्शन बनाने में, करने में इंटरेस्टेड हो। Regulation determine how a private activity may be conducted. An additional option is to compel the individual to consume the good or service that generate the external benefit. उसके बाद the ultimate encouragement to consume is to make the good completely free at the point of consumption. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मेरिट गुड्स हैं, ये अच्छे गुड्स हैं और लोगों को उनको कंज्यूम करना ही चाहिए, तो आप उसको क्या कर दो, लास्ट में फ्री कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, ठीक है? तो लोग ना चाह के भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ओके, तो ये सब तरीके हैं, बट मोस्टली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका जस्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ऑपोजिट लिखेंगे। डीमेरिट गुड्स आर गुड्स व्हिच आर बिलीव्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल जस्ट लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, intoxicating drugs, etc. It should be kept in mind that all goods with negative externalities are not necessarily demerit goods. देखो demerit goods कौन से होते हैं, जो कि एक तरह से सोसाइटी के लिए बुरे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे डीमेरिट गुड्स क्या हो, आपके नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले ही हो। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बाद कुछ चीजें डीमेरिट गुड्स में भी आ सकती है और कुछ नहीं भी आ सकती है। उसके बाद हाउ टू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड, कैसे कम करे रही डीमेरिट गुड्स को, और वही सारे तरीके हैं किसी भी चीज को कंट्रोल करने के। ओके, फटाफट देखेंगे। और एक चीज तो कर ही सकते हैं बहुत, जैसे कि ना समझो कि ना स्मगलिंग करना है, सर्विस है तो सर्विस ही, ओके इलीगल है लेकिन है तो सर्विस ही, ओके उसको क्या बना दिया, इलीगल, बैन कर दिया। अगर आप ऐसा काम करते हो तो ये क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, और फिर उसकी जो भरपाई है वो आपको करनी पड़ेगी। तो स्मगलिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, लेकिन वो कैसी सर्विस है, डीमेरिट सर्विस है, ओके। और इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बोल दिया गया, एक कैटेगरी में डाल दिया गया जिसका नाम है इलीगल, ओके। तो इसीलिए ये भी इसका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करती है डीमेरिट गुड्स या सर्विसेज को कम करने के लिए। At the extreme, the government may enforce complete ban on a demerit good, जैसे कि possession, trading, consumption of intoxicating drugs is made illegal, okay, through persuasion, which is mainly intended to be achieved by negative advertising campaigns which emphasize the dangers associated with the consumption of demerit good. दूसरा काम क्या कर सकती है, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग। इसका हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, खाली नेगेटिव एडवर्टाइजिंग। अरे आप मूवी देखने जाते हो, है ना, जाते दिमाग खराब भी वो एड जो अपने को देखने को मिलते हैं, बिना चाह के भी अपन सोचते हैं यार ये दो तीन एड्स निकल जाए, ये क्या है, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग है। किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं क्या, हाँ डिमोट कर रहे हैं बेसिकली, ओके, कि यह काम आपको नहीं करना चाहिए, वो नेगेटिव एडवर्टाइजिंग है। ये भी गवर्नमेंट का डीमेरिट गुड्स कम बनाने का क्या है, इंटरवेंशन है, कि वो कम बने, कम कंज्यूम हो, लोग उनको कम कंज्यूम करें। एकदम क्लियर एग्जांपल है अपने पास, आप कोई भी मूवी देखने चले जाओ, पहले ही वो बताते हैं कि भाई ये जो भी आपका टोबैको वगैरह कंज्यूम करने से ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो ये सब क्या है, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद थ्रू लेजिस्लेशन दैट प्रोहिबिट द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीमेरिट गुड्स के एडवर्टाइजिंग पर ही रोक लगा दी जाती है, जिसको सरकार सपोर्ट नहीं करती, जिसको सरकार बेकार गुड्स एंड सर्विसेज मानती है, उनकी एडवर्टाइजिंग ही नहीं करने देती। strict regulation of the market for the good may be put in place so to limited access of the good. Regulatory controls in the form of spatial restriction, जैसे कि smoking in public area, sale of tobacco by the be away from school, वो कुछ कुछ रूल्स बना देती है, जैसे कि आप स्कूल के आसपास की दुकानों में टोबैको सेल नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है, ओके। आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का रूल है। ये सब क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ताकि डीमेरिट गुड्स कम कंज्यूम हो, कुछ प्रोड्यूस कम हो और दूसरा कंज्यूम कम हो। देखो दोनों चीजों में से कोई भी चीज रोक लो, दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होएगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम, और अगर कंजम्पशन कम होने लग गया तो वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए कोई रीजन ही नहीं बचेगा। तो दोनों में से कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्पोजिंग अनयूजुअली हाई टैक्सेस, ये तो अपन ने आपने जस्ट पहला पॉइंट यही बोला था कि मैम टैक्सेस को इतना बढ़ा दो कि इसकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ओके। द गवर्नमेंट कैन फिक्स अ मिनिमम प्राइस बिलो विच द डीमेरिट गुड्स शुड नॉट बी एक्सचेंज। सोचो कि ना कोई आदमी आके बोल रहा है कि ना ये चीज की लत मुझे सबको लगवानी है, ये मैं तुमको दे रहा हूँ 2-2 रुपए में, लो। अब भाई जिसको नहीं है ना वो भी खरीद लेगा आलतू फालतू चीजें, ओके। तो बेसिकली कभी कभी मिनिमम प्राइसेस भी सेट कर दी जाती है कि इससे कम आप नहीं बेच सकते, ओके। इससे कम बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे और लोगों को ही उसका नुकसान होगा। सोचो खुद लोगों को लोगों से ही बचाया जा रहा है।
ऐसा ही होता है, लोगों को खुद का अच्छा बुरा ही नहीं पता है। हाँ, ऐसा ही होता है ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारा अच्छा बुरा? बुरा तो तुम करते रहते हो अपना, बातें कर करके। इसीलिए इंटरवेन करना पड़ता है कि भाई चुप हो जाओ, रूल्स बनाने पड़ते हैं कि जो नहीं, जो बात करेगा वो क्या होगा, बाहर जाएगा, और इस तरह की जो चीजें करनी पड़ती है। क्या? फिफ्थ? एक मिनट, कौन सा है फिफ्थ? ओके, रेगुलेटरी कंट्रोल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पैचुअल रिस्ट्रिक्शंस। स्पैचुअल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कहीं कहीं जगह आपने कोई स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जैसे कि स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज बैन है, सेल ऑफ टोबैको टू बी अवे फ्रॉम स्कूल्स, द टाइम रिस्ट्रिक्शन अंडर विच सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम्स ड्यूरिंग द डे इज बैंड। देखो बेसिकली क्या होता है ना यार, ये तो तुमको पता नहीं चाहिए सबको यार, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बेच सकते हो। आप रात को 9 बजे तक वो चीजें, वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल ही नहीं कर सकते। एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ओके, कि यार इस चीज की दुकान ना रात को 9 बजे बाद ही खुलेगी, उससे पहले नहीं। दिन में बहुत बच्चे घूमते, बूढ़े घूमते, बहुत लोग घूमते, ये आलतू फालतू चीजें इस टाइम पर नहीं बिक सकती है। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली, ओके। सो बेसिकली कुछ चीजों के लिए क्या कर दिया जाता है, टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक इस चीज की सेल नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट जिस पर भी ये बैन है, ओके ओके। बहुत सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं बेटा, जो कि बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है कि आप रात को 10 बजे बाद ही टीवी पर उसको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, उससे पहले यू कैन नॉट शो दोस एडवर्टाइजमेंट। कुछ गुड्स ऐसे सेल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे सेल होते हैं, उन पर क्या लगा दिया जाता है, टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उस चीज के कंजम्पशन को और प्रोडक्शन को, ये सारे तरीकों का यूज करके। बात समझ में आ गई क्या? अब ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर बहुत इजी सा पॉइंट दे रखा है, क्या हो गया रे बातें? ये सोच रहे अच्छा उधर से भी आती क्या बातें, हम ही करते हैं, हमें तो लगता था, है ना। चलो भाई, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ, बात नहीं, पब्लिक गुड्स। ये तो बहुत इजी है। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड बाय गवर्नमेंट कैन हेल्प ओवरकम द फ्री राइडर प्रॉब्लम व्हिच लीड्स टू द मार्केट फेलियर। अगर कोई और नहीं बनाना चाह रहा है पार्क्स, अगर कोई और नहीं बनाना चाह रहा है कोई अच्छी चीज, तो कौन बना दो, सरकार बना दो भाई। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस गुड्स या सर्विस का क्या करती है, प्रोवाइड करती है, प्रोविजन करती है। Excludable public goods such as park, universities, museums can be provided by the government and the same can be financed through the entry fees. Government may grant license to private firms to build a public good facility and charge fee from the user. Basically कभी कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसे पब्लिक गुड्स भी बनाती है जहां जो कंप्लीटली एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं होते, जैसे कि म्यूजियम्स जा सब सकते हैं लेकिन उस पर फीस लगती है, 10 रुपए ही लगती हो चाहे, तो उसको नॉन एक्सक्लूडेबल कैटेगरी में नहीं डाला। फ्री राइडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया उन्होंने, उस पर 10 रुपए की क्या लगा दी, फीस लगा दी, कि यार कंप्लीटली फ्री नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्राइवेट लोगों को भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा उस फील्ड में घुसने का, कि यार कंप्लीटली फ्री नहीं है, तो यार हम भी 10 की जगह 15 चार्ज करके और अच्छी फैसिलिटी देंगे तो लोग डेफिनेटली आएंगे और हमारा भी इसमें प्रॉफिट भी होगा, ओके। तो इस तरह से फ्री राइडर प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग, ओके, तो यार कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, मिनिमम प्राइस सेट कर देना किसी चीज की या मैक्सिमम प्राइस सेट कर देना किसी चीज की, इस तरीके से भी गवर्नमेंट मार्केट कंट्रोल करती है। इसको आप बोलते हो मिनिमम प्राइस, इससे कम में नहीं बेच सकते, वो होती है प्राइस फ्लोर, फ्लोरिंग प्राइस सेट कर दी नीचे, ओके, न्यूनतम जो आपकी जो प्राइस होती है। और प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, इससे ऊपर आप 100 रुपए से ऊपर ही चीज नहीं बेच सकते, दैट इज द मैक्सिमम प्राइस, जिसको आप बोलते हो प्राइस सीलिंग। ये प्लीज आप वर्ड ध्यान रखना, मिनिमम के लिए यूज किया जाता है प्राइस फ्लोर और मैक्सिमम के लिए, कॉमन सेंस के वर्ड्स हैं वैसे एकदम, पर कॉमन सेंस इज नॉट सो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फेलियर, अभी आपने कल पढ़ा था कि भाई इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक होने के कारण या मिसिंग होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सीधी बात है, इंफॉर्मेशन दो। इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? एडवर्टाइजिंग प्रॉपर करो। देखो तुमको पता है कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है या फिर LIC वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें लास्ट में वो कन 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 कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो अपने को समझ में नहीं आता, पर उनको वो बोलना पड़ता है ना, कि भाई आपका म्यूचुअल फंड बाजार
जोखिमों के अधीन है। और आपका जो वो क्रिकेट वाला एक ऐप आता है ना, विनबज है कि कौन से वो यार, जिसका ऐड आता है, विनबज ही है ना, जिसका ऐड आता है बेसिकली आईपीएल वाईपीएल के टाइम पे तो खतरनाक आता है यार। बताओ यहाँ पे अपने ना, इसकी जो बैटिंग है बेसिकली क्रिकेट पे, वो इलीगल है। वैसे इंडिया में इलीगल है, वो अपने को अलाउड नहीं है, लेकिन लीगल तरीका कहीं से बीच से ढूंढ के इन्होंने निकाला है, जिसको इलीगल भी नहीं रहने दिया और लीगलाइज भी नहीं किया। तो बेसिकली जब वो ऐड आता है ना, आप नोटिस करना, उसमें भी क्लियर बोलते हैं वो लोग कि भाई ये जो चीज है जोखिम के अधीन है, इसकी लत लग सकती है, इसका जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर किया जाए। तो यार अपना प्रोडक्ट बेचते टाइम कौन आदमी ये बोलना चाहेगा कि इसकी लत लग सकती है, ये बुरा है, और इसका जो सेवन है, इसका जो यूजेज है बेसिकली वो बहुत सोच समझ कर किया जाए। क्यों बोलेगा वो? पागल है वो? हाँ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है, कुछ गुड्स पे कुछ प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तुम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भाई अपनी ड्रीम 11 11 की टीम बनाओ और अगर तुम जीते तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, वाह वाह खूब पैसे कमाओ, साथ में उसका क्या बताओ, प्रॉब्लम बताओ, साथ में उसके कॉन्स बताओ, तब यूजर के पास क्या जाएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगी। वरना असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके पास खाली क्या गई, उसकी पॉजिटिव चीजें गई कि यार ये करोगे तो इतना अच्छा होगा, 10 लाख कमा लोगे, 20 लाख कमा लोगे, ऐसा ऐसा खेलना है, ये करना है। तो नेगेटिव चीज कौन बताएगा भाई कि इसके साथ इसकी ये चीज भी अटैच्ड है। इसीलिए वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है आपके असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का। ओके, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के एलआईसी के ऐड आते हैं, वो इतना बड़ा सा लास्ट में एक पेज लेकर आते हैं, वो फटफट फटफट पढ़ देते हैं एकदम 1 सेकंड के अंदर। लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वहां पर उस चीज के अंदर, ताकि इंफॉर्मेशन लोगों के पास क्या जाए, प्रॉपर जाए। फिर क्या इनकी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वो बोलेंगे हमने तो बताया था भाई, हमने तो कहा था लत लग के तेरे को लग गई तो हम क्या करें। ओके, तो बेसिकली वो अपने पे वो जिम्मेदारी नहीं रखते। फिर देखो, गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग, कंटेंट डिस्क्लोजर बाय द प्रोसीजर, लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, डिस्प्ले ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन फूड पैकेजेस। जैसे कि जो चीज सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, है ना, अगर आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो, समझो कि आप ना मैगी खरीद लो बेसिकली, या फिर ना आपको पता है 2 तरह की ब्रेड्स आती है, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन। बहुत सारी तरह की आती है, मतलब मैं तो बेसिक बात कर रही हूँ, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। तो लोग बेसिकली ना बोलते कि यार आई डोंट ईट व्हाइट ब्रेड, आई जस्ट ईट द ब्राउन ब्रेड। ओके, बिकॉज क्या है, वही व्हाइट ब्रेड में तो बहुत ज्यादा मैदा होता है बेसिकली। ओके, और लोगों को लगता है कि ब्राउन ब्रेड में नहीं होता है। ओके, क्यों उनको ऐसा लगता है? क्योंकि वो जो पैकेट के पीछे का जो इंग्रेडिएंट्स है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसमें क्लियरली लिखा है, तुम देखो तो सही, उसमें कितना ज्यादा उन्होंने परसेंटेज डिफाइन कर रखा है कि यार इसके अंदर भी जो आपका ऑल पर्पस फ्लोर है, मतलब जो मैदा है बेसिकली वो यूज किया जाता है। वो उनको तो बताना पड़ रहा है और वो बता भी रहे हैं, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनका काम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है आपको सारे न्यूट्रिशन कंटेंट का डिस्क्लोजर अपने फूड प्रोडक्ट के ऊपर करना पड़ेगा कि ये जो आप खा रहे हो ना भाई साहब, इसमें इतना जहर है। ओके, इतना जहर है, इतना अच्छी चीज है, इतनी बुरी चीज है, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर भी लोग खा रहे हैं तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी भाई नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि सेलर और बायर के बीच में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर रखा है कि आप कुछ भी खाने का सामान बेचते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स तो लिखने ही है कि इसमें चीनी है, इसमें आटा है, इसमें मैदा है, इसमें क्या क्या है। प्लस आप कभी देखो उसमें न्यूट्रिएंट आपके, मतलब कितने सारे न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, वो भी वहां पर मेंशन होता है। 0% लिखा होता है, लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। फिर भी तो मैगी का कभी पीछे पलट कर देखो तुम क्या क्या है उसके अंदर, है ना। सो आप चाहे बिस्किट्स है, ओके, बिस्किट्स जितने भी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको वो 1% कैटेगरी मिलेगी ही मिलेगी, जिसको आप लोग बोलते हो ना कि मैदा फ्री चीज है, ऐसा नहीं होता है। और जो है फिर वो बहुत बड़ा बड़ा मेंशन करते हैं वहां पे, क्योंकि वो ट्रू चीजें होती है। ऑर्गेनिक चीजों का इतना चलन क्यों चल रहा है आजकल? पहले तो नहीं था, क्योंकि पहले कंपलसरी नहीं था अपने आप को एक्सपोज करना इस तरीके से, ये सब चीजें छापना अपने प्रोडक्ट पे। फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया, बोले कि छापना कंपलसरी है। फिर ऑर्गेनिक चीजों का क्या आया, जमाना आया, क्योंकि लोग पढ़ने लग गए, लोग को समझ में आने लग गया, लोग ध्यान देने लग गए, ले यार ये तो कचरा खा रहे हैं हम। ओके, इसीलिए ऑर्गेनिक चीजों का क्या आया, धीरे धीरे ट्रेंड आया। सो ये सब अच्छे के लिए गवर्नमेंट करती है। ओके, mandatory disclosure of information, for example SEBI requires the accurate information। ये शब्द तो ऐसा है भाई, कोई बच्चा एक साथ पढ़े तो समझ में नहीं आए कहां से आए वर्ड। वो जैसे वो 3 इडियट्स वाली मूवी में क्या था ना, उसने क्या किया था, वो क्या नाम था उसके फ्रेंड का, हाँ राजूफिकेशन और फरहान और पता नहीं क्या, वैसी वैसी चीज हो गई है। हाँ एग्जैक्टली, यस यस 2 शब्दों को जोड़ देना, तो ये वैसा ही लगा मुझे एक बार
मुझे लगा मैं पढ़ते पढ़ते है भगवान मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा बीच में, कैसा लगेगा बच्चों को, फिर समझा कि ये तो दो शब्द है। ओके, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ न्यू स्टॉक। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब भी नए शेयर्स बाजार में आते हैं बेटा, उन पर भी कंपल्जन होता है, मैंडेटरी होता है कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, आप पहले बताओ आप हो क्या, तो लोग आपके शेयर खरीदेंगे, ठीक है। पब्लिक डिसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज, लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, इंफॉर्मेटिव, लेस परसुएसिव। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई है। तो मुझे ना इससे एक छोटा सा ऐसे पता नहीं कोई जोक ही था, कोई रियल में तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली ऐसा, पर एक बार क्या हुआ, जैसे ही शैम्पू के बेसिकली एड्स आते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि मतलब काले बालों के लिए लगाइए फलाना फलाना शैम्पू, ठीक है। तो अभी उस पर क्या कर दिया, ट्रेसे में लगाओ, ट्रेस या जो भी शैम्पू का एड आता है, ऑयल, हेयर ऑयल की बात की, सॉरी हेयर ऑयल, तो काले बालों के लिए लगाइए हेयर ऑयल, ओके, इससे आपके बाल और घने हो जाएंगे, ऐसा ऐसा आता है वो एड, ओके। तो किसी ने केस कर दिया कि भाई मैंने लगा लिया, इसने अपने एडवर्टाइजिंग में इंफॉर्मेशन दी थी, क्लेम किया था ना कि काले बाल हो जाएंगे, मतलब बाल घने हो जाएंगे, काले बालों के लिए लगाइए, तो मेरे बाल तो काले नहीं हुए भाई साहब, मेरे बाल तो कुछ भी वैसे के वैसे ही हैं। तो उन्होंने साइड फ्रंट से क्या उसमें बोला कि हमने तो इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि काले बालों के लिए ये तेल है जिसको लगाकर आपके बाल और घने हो जाएंगे, तो भाई इट वाज मेंट फॉर दोज हु हैड ऑलरेडी द ब्लैक हेयर, ताकि वो और ज्यादा बेटर हो जाए। सो दे फॉट एंड दे कीप फाइटिंग कि यार वो बोल रहा है, तूने ये बोला, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बायर कुछ और समझ रहा है, सेलर कुछ और बोल रहा है, तो उन्होंने फाइट किया। तो हाँ, उन्होंने कहा होगा कि हमने कहा था ब्राइट स्किन के लिए ब्राइट स्किन के लिए ही है ये होता ही है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं अपन। हाँ हाँ, उस टाइम ये नाम भी चेंज हुआ था उसका। सो राइट, करेक्ट, एक्चुअली में बहुत सारे रीजन थे फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली करने के पीछे, एक जो तुम बता रही हो वो भी है, दूसरा दे डजंट वांट कि वो रेशियो, वो मतलब बेसिकली कलर के बेसिस पर कुछ डिफरेंशिएट करे लोग, उनका जो मार्केट कंज्यूमर्स है ना वो बहुत कम हो रहे थे उसके कारण, कि यार ये तो बहुत ऐसे ही है, मतलब ये लोग तो क्या करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, मतलब ये लोग तो फेयरनेस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सो दे चेंज द नेम टू ग्लो एंड लवली। सो देयर आर इतने अच्छे अच्छे, मतलब कुछ इंसिडेंट्स आते हैं कभी पेपर में या कभी न्यूज के अंदर, मतलब ये जो कंज्यूमर कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना प्रोडक्ट्स के, दे आर अमेजिंग, बहुत अच्छे अच्छे केसेस आते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था इस ब्यूटी क्रीम का, इसीलिए, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना दे वर प्रमोटिंग द मतलब ऐसा कि भाई ब्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ओके, तो उस चीज को कम करने के लिए फिर उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया कि यार हमारा नाम अब से फेयर एंड लवली नहीं, अब ग्लो एंड लवली है हमारा नाम, ओके। तो लोग, ऐसा नहीं कि खाली कंज्यूमर्स को बदलना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा बदलना पड़ता है, कस्टमर डिमांड के कारण और कस्टमर की सोच के कारण, जहां आप लोग रह रहे हो उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर एरिया, अरे अपन ने पढ़ा है बीसीके के अंदर सोशल एनवायरनमेंट, है ना। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ही क्या है कि भाई आप जो बना रहे हो, जहां पर बना रहे हो, जिन लोगों के लिए बना रहे हो, सोसाइटी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज, उसके आइडियाज आपको अपनाने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो खाली, ये अपन सारा पढ़ चुके कि इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के पीछे क्या कारण है, कि सब कुछ क्या हो, इक्वल हो, पुअर ज्यादा पुअर और रिच ज्यादा रिच ना हो, जो इनकम है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके कारण, उसके लिए क्या क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्सेशन बढ़ा देना, टारगेट बजटरी एलोकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, पढ़ा था ना अपन ने, ओल्ड एज लोगों को पेंशन देते हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, ये सारी बातें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है। ये आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 जल्दी ही